हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम जो पेपर हुआ था 2019 में। और ये जो एग्जाम हुआ था हमारे ये दिसंबर में हुआ था और इस पेपर की जो डेट थी वो थी 2 दिसंबर। क्लियर हो, ये पहली शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। आज इसी पेपर को कंप्लीट अब एनालाइज करने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए थे। अब वो सभी चीजें आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले एक अपडेट मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो एनवीएस और यूपीटीजीटी और आरपीएससी, तो इनके जो बैच हैं वो सभी बैचें हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन भी कर ली है। अगर आप लोग भी चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसमें ज्वाइन होइएगा। और वहाँ ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लेट ना करिएगा, क्योंकि जल्दी से कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका जो कोर्स है वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा एग्जाम होने से पहले। तो एटलीस्ट आप लोगों को रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो लेट ना करें। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर करना है तो आप जल्दी से संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो इसके बाद चलते हैं हम सीधे इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, क्वेश्चन जो है ये आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं और क्या बोलते हैं आपकी जो आंसर की भी आप लोगों को मिल जाती है। और आप इसको क्वेश्चन को पढ़ के और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो मेरा मोटिव यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट करके और आपका क्या नाम है सिर्फ जो आंसर होगा उसके ऊपर टिक लगा के आगे निकलने का मेरा मकसद नहीं है। इस पेपर में मेरा मकसद है कि इस पूरे पेपर को एनालाइज करना, क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझाना, पढ़ना और आप लोगों को बताना कि किस तरह से क्वेश्चन को रीड आउट करना है आपको और कैसे कैसे चीज इसमें ध्यान रखनी है। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी को हम देखते हैं कि ये ऑप्शन जो हमारा आंसर है तो ये क्यों है और बाकी है वो क्यों नहीं हुए। तो मतलब कि कहने का कुल मतलब ये है कि पूरा एनालाइज करते हुए चलेंगे पेपर को। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और हो सकता है कि एनालाइज करने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लगभग 50 मिनट के आसपास अराउंड या 1 घंटा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको पूरा अच्छे से पेपर अगर समझना है तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि इतना टाइम तो देखो लगना ही है अगर पेपर को एनालाइज करेंगे तो। क्लियर। वैसे तो मैं 30 मिनट के या 25-30 मिनट की या 40 मिनट की वीडियो भी बना सकता था, लेकिन उसमें मेरा सिर्फ मोटिव ये रहता है कि मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करवाया और सीधा आपके जो आंसर है उसके ऊपर टिक लगाया और आगे निकल गया आप। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ते रहना बाद में पूछ करके, तो वो काम मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा पेपर को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजाबी ताल के एक आवर्तन में उसी ताल की एक एक बार दुगुन और चौगुन किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी। तो चलिए, आप सभी को पता होगा कि पंजाबी ताल है वो हमारी कितनी मात्रा की होती है, 16 मात्रा की। अब इसमें 16 मात्रा में अगर हम दुगुन करते हैं तो कितनी मात्रा में आ जाएगी, 8 मात्रा में। और अगर चौगुन करते हैं इसी की तो कितनी मात्रा में आ जाएगी वो, 4 मात्रा में। तो दोनों को अगर हम काउंट करते हैं तो कितनी मात्रा हो गई टोटल, 12। 8 और 4 12 हो गई। तो चलो एक बार हम 16 मात्रा जो है उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अरे 16। तो अब हम देखते हैं कि टोटल हमारी जो है दुगुन 8 मात्रा की और चौगुन 4 मात्रा की, टोटल दोनों कितनी हो गई, 12 मात्रा। तो 12 मात्रा हमें कम करके देखना है। तो हम कम करने के लिए क्या करेंगे कि हम पीछे से कम करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो 12 मात्रा कम करेंगे तो 1 2 3 4। तो ये तो हमारी होगी किसकी, चौगुन की। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गई दुगुन की। तो दुगुन चौगुन की 4 मात्राएं हो गई और दुगुन की ये 8 मात्राएं हो गई। क्लियर, इतना हो गया। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। पूछा है कि पंजाबी ताल के एक आवर्तन में
उसी ताल की एक एक बार दोगुन हमने दोगुन करके देख ली, और ठीक है, दोगुन करके देख ली, और एक बार चौगुन चौगुन भी करके देख ली। तो किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी। यहाँ पे एक बड़ी इंपोर्टेंट लाइन, एक शब्द ये दे दिया गया है कि किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी। तो के पश्चात मतलब कि चौथी मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी, यानी पांचवी से। तो किस मात्रा के पश्चात, यानी चौथी मात्रा के पश्चात। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर यहाँ पे के पश्चात की जगह अगर दिया हुआ होता कि किस मात्रा से प्रारंभ होगी, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता कि किस मात्रा से प्रारंभ होती, तब हमारा आंसर आ जाता 5, यानी पांचवी से प्रारंभ होती है ना। तो यहाँ पे जो ये शब्द है ना से, और यहाँ पे दे दिया के, बस इसी का बड़ा खेल है। तो से का मतलब कि किस मात्रा से, तो से में हमारा क्या आ गया, पांचवी। अगर पूछ ले कि किस मात्रा के बाद, है ना, के बाद या के पश्चात, तो के मतलब हमारी चौथी के पश्चात से शुरू होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है हमारा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च वर्क। जब आप रिसर्च वर्क करते हैं उसका एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें चूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा पहले नंबर पे होना चाहिए। सबसे पहले हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जब हम रिसर्च वर्क करते हैं उससे पहले। उसके बाद डाटा कलेक्शन, नहीं ये, उसके बाद अगला देखते हैं, डाटा कलेक्शन तो नहीं होना चाहिए सेकंड पे। सिनॉप्सिस, हाँ बिल्कुल, पहले हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे पीएचडी करने से पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे। उसके बाद फिर हम रिसर्च राइटिंग, ये बाद का काम है, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इस नंबर पे हमारा डाटा कलेक्ट आ जाएगा, और चौथे नंबर पे फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च राइटिंग, उसके ऊपर रिसर्च को लिखेंगे। तो पहले हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हमारा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिनॉप्सिस। तो नहीं सॉरी, इसमें नहीं आ रहा सिनॉप्सिस है, हाँ इसमें आ रहा है। तो सिनॉप्सिस इसमें आ रहा है, इसमें रिसर्च वर्क, तो हमारा ये कट गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3rd। तो सबसे पहले हम टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसके बाद उस सिनॉप्सिस में जो डाटा वो है हमने मेंशन किया चीजें किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिसर्च राइटिंग, रिसर्च लिखेंगे। क्लियर, ये स्टेप होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड के बाद 3rd, कि रामलीला व तमाशा जैसी लोक कला विधाएं जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब रामलीला जो है सभी ने देखी होगी, मैंने तो देखो देखी है बचपन टाइम पीरियड में। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने रामलीला तो देखी होगी, है ना। ये तमाशा है, ये क्या नाम है, लोक कलाएं हैं। जैसे कि तमाशा वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र का लोकगीत नृत्य भी है, और रामलीला है। तो ये जो है एक नाटक तरीके से होता है ये। क्लियर, यानी इसमें क्या होता है कि रामलीला अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नाटक चलता रहता है, और नाटक के साथ में संगीत चलता रहता है। क्लियर। तो अब इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि जो ये लोक कला विधाएं हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी। वाद्य वृंद, ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वाद्य वृंद का मतलब होता है कि वाद्यों का समूह है, बहुत सारे वाद्य एक साथ ग्रुप में प्ले करते हैं ना, तो वो जैसे कि ऑर्केस्ट्रा जो हम बोलते हैं, तो वो चीज हो जाएगी। तो मतलब कि ये होगा नहीं हमारा, रामलीला में ऑर्केस्ट्रा का क्या मतलब। दूसरा बैले, ये भी नहीं होगा। टप्पा है, टप्पा एक गायकी है, उसका कोई संबंध नहीं है तमाशा रामलीला से। तो बचेगा क्या, गीत नाट्य। गीत मतलब कि गीत भी होगा, यानी संगीत, और प्लस में नाट्य, नाटक भी होगा उसमें। तो नाटक प्लस संगीत वाली चीज आ गई। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3rd का 3rd। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4th हमारा। इसमें उन्होंने पूछा है कि तिस्त्र जाति अठ तालम का अक्षर काल है। तो तिस्त्र जाति का मतलब क्या हो गया, 3 मात्राएं, और अठ तालम मत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अट लिख दिया इन्होंने, अट अट मतलब, या दूसरा तरीका अठ भी लिख सकते हैं। तो हमने कर्नाटक ताल पढ़ी थी, अठ ध्रुव मठ त्रिपुट जंप रूपक एक। क्लियर है। तो ये जब 8 ताले के जब नाम पढ़े हमने इन तालों के, तो उसमें इनके मैंने कुछ सैंपल भी आप लोगों को बताए थे क्लास में। तो 8 ध्रुव मठ की जब बात करते हैं तो 8 जो ताल थी उसका सैंपल मैंने क्या बताया था, 1100। क्लियर है। तो अब 1100 अगर हमारे सामने इसका जो है सैंपल है, इसका चिन्ह है, तो आप सभी को पता होगा कि 1 होता है, वहां पे क्या लिखा जाता है, 3, प्लस में 0 की जगह क्या लिखा जाता है 2।
तो क्या हो गया, 3 और 3 6, 7 8 और 9 10, कितनी होगी 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 5th, इसमें उन्होंने पूछा है कि ध्रुव एवं सम्या है। अब ये किसके अंतर्गत आती है चीज हमारी, यह है ताल के 10 प्राण में। उसमें हमने 10 प्राण के नाम पढ़े थे, तो मैं नाम बता देता हूं आपको। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार। ये 10 नाम हमने ताल के 10 प्राण में पढ़े। तो उसमें काल, मार्ग, क्रिया, जो 30 नंबर पे जो क्रिया है हमारी, वहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो क्रिया है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो सशब्द और एक निशब्द। अब सशब्द और निशब्द जो दोनों क्रिया हमने पढ़ी हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो ध्रुव और सम्या जो है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था क्लास में, तो ये किस में आएगा, सशब्द क्रिया में, ना कि निशब्द में। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 6, कि एक तारा जो वाद्य यंत्र है, एक तारा हमने पढ़ा था क्लास में ये भी, वो किस लोक संगीत में प्रयोग होता है। देखो एक तारा है जो, वैसे तो ये क्या नाम है, मोस्टली भजन है ना, या फिर जो हमारा सुगम संगीत है उनमें तो प्रयोग होता ही है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर स्टेट की अगर बात कर ली जाए, तो ये महाराष्ट्र में भी प्रयोग होता है, पंजाब में भी होता है ना, और बंगाल में भी होता है, और कुछ कुछ पार्ट जो है हमारे क्या बोलते हैं बिहार, उसमें भी कहीं कहीं पे होता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है एक तारा है उसका थोड़ा शेप अलग होता है, क्योंकि उसका जो तुम्बा है ना, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, जो बिहार और बंगाल में प्रयोग करते हैं वो। तो अब क्या है कि इन्होंने पूछ लिया कि एक तारा वाद्य यंत्र किस लोक संगीत में प्रयोग होता है। सबसे पहले चैती की बात करते हैं। तो चैती और कजरी ये तो हमारे यूपी के हैं, तो यूपी का कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब लावणी महाराष्ट्र का बच गया और बाउल बंगाल का बच गया हमारा। तो अब वैसे तो आंसर दोनों ही मेरे को लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में उन्होंने जो आंसर की दी थी उसमें उन्होंने बाउल माना है, यानी बंगाल का। क्लियर है। वैसे तो ये है पंजाब का भी है और महाराष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र में भी एक तारा जो है वाद्य यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको देख लेना, बाउल है। उसके बाद अगला है हमारा 7th क्वेश्चन। 7 में इन्होंने पूछा है कि इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च फर्स्ट स्टेप विल। अब पहला स्टेप क्या होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो रिसर्च के जो स्टेप थे हमने वो पढ़े हैं, है ना, वो 3 4 स्टेप थे, वो सीरीज वाइज हमने लगाई। तो उसमें पहला स्टेप क्या था, क्या था, सिनॉप्सिस। सबसे पहले आप जब रिसर्च करने जाते हैं तो उससे पहले आपका पहला जो काम होता है, सबसे फर्स्ट काम वो क्या होता है कि आपको सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। मतलब कि इससे पहले भी एक काम होता है, वो क्या होता है कि आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना पड़ता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई अपने पसंद का कोई टॉपिक चूज किया, तो उसके बाद उस पे लगभग 10 से 15 पेज या लास्ट 20 पेज की जो है आपको सिनॉप्सिस सबमिट करवानी पड़ती है। जिस भी विभाग में आप क्या नाम है शोध का कार्य करना चाहते हैं या रिसर्च वर्क, रिसर्च का जो है काम करना चाहते हैं, तो उस फैकल्टी या विभाग या डिपार्टमेंट में आपको ये सिनॉप्सिस सबमिट करवानी पड़ती है। इस सिनॉप्सिस में आपको ये पूरा ब्यौरा डाटा देना पड़ता है कि मैं किस चीज के ऊपर काम करना चाहता हूँ पीएचडी में, और किस तरह से काम करूंगा, क्या मेरा ये किस तरह का काम रहेगा, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये क्या बेनिफिट रहेगा मेरा काम। तो ये सारी चीज आपको उसमें डाटा देना पड़ता है, तो वो होती है हमारी क्या, सिनॉप्सिस। क्लियर है। तो उसके बाद अगला है हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि झुमूर का संबंध किस प्रांत से है। यहाँ पे थोड़ा सा नाम मॉडिफाइड करके दे दिया इन्होंने, झुमूर की जगह झूमर हमने पढ़ा है, तो वो झूमर कहाँ का है, बंगाल का। क्लियर। तो अब मैं दिखा भी देता हूं ये चीज आप लोगों को एक बार। बंगाल, ये जो मैंने क्लास आप लोगों को करवाई थी, ये झूमर आप बंगाल का देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लोक गीत शैली भी है और लोक नृत्य शैली भी है, झूमर बंगाल का। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड किए तो आप इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं।
तो इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 8 के बाद 9वां, उत्तर त्यागराज काल से संबंधित रचयिता कौन है? तो उत्तर त्यागराज रचयिता, ये हमने 10th यूनिट जब पढ़ी थी उसमें भी किया था। तो कौन थे? मुतैया भागवतार। 10वां क्वेश्चन हमारा, लावणी नृत्य का संबंध किससे है? तो लावणी का किससे होगा? हमारा महाराष्ट्र से। ये भी हमने क्या नाम है, सेकेंड यूनिट की जो क्लासेज हुई थी उसमें हमने ये सब कंप्लीट पढ़े थे डिटेल में। इनकी फोटोग्राफ्स भी आप लोगों को दिखाई थी कि किस किस तरह के नृत्य होते हैं। पूरा ऑल इंडिया के सभी स्टेटों की मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अवेलेबल नहीं हो रही है, मिल नहीं पा रही, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्लास के लिए। तो उसके बाद अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन। इसमें उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब ये हमारा आ गया है सौंदर्य शास्त्र में से क्वेश्चन। अब सौंदर्य शास्त्र का क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। उसमें सबसे पहले देखते हैं, जो कोई भी एक नाम देख लो आपने, 1 2 3 4, इन सभी नामों के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। लगभग मेरे ख्याल से 15 के आसपास ऐसे नाम होंगे जो मैंने सारे आपको करवाए थे, जिसमें से मेन मेन थे सुकरात, अरस्तु, कांट, प्लांट, सभी इनके बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को। तो इसमें से एक नाम, जैसे मैं मेरी तरफ से एक मैं ये देख मान के चलता हूँ कि मुझे एक नाम आता है कोई भी। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, मुझे पता है किसका, कि जो प्लेटो था ये अध्यात्मवादी आदमी था, और इसका दृष्टिकोण भी क्या था? अध्यात्मवादी। तो यानी बी का जो है वो किस में हुआ है? मैच 4 में। तो बी का 4 किस में है? एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया। बी का सेकंड इसमें भी कट गया, ये भी बी का फर्स्ट ये भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या बच गया? फर्स्ट। देखो, एक पता होने से आपका आंसर निकल के आ गया, है ना। वैसे तो ये क्या नाम है, जो सुकरात है इनका क्या था? उपयोगितावादी। ये भी मैंने आपको करवाया था। अरस्तु है, इसका क्या था? रूपवादी। ये भी मैंने करवाया था आपको। और कांट है, इसका क्या था? बुद्धिवादी। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। क्लियर? तो अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। 11 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 12। इसमें उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित प्रदेश तथा उनके लोक संगीत या लोक संगीत कलाकारों की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये शब्द ध्यान देना, नहीं है पूछा इन्होंने। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें से हमें क्या पता है? पूर्णचंद वडाली। तो वडाली ब्रदर्स का आपने नाम भी सुना होगा, है ना। तो वो कहाँ से संबंधित थे? पंजाब से। तो पूर्णचंद जो थे उनके पूर्वज, तो वडाली वडाली ब्रदर्स कहाँ के आएंगे? यहाँ पंजाब के लोक संगीत से। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। अब लालन शाह फकीर, ये उत्तर प्रदेश के। अब इसमें कंफ्यूज हो गया, चलो। अब अगले देखते हैं, शारदा सिंह, ये मैथिली लोक संगीतकार है। ये भी ठीक है, सही बात है, हमने पढ़ा है क्लास के अंदर। और लंगा मांगनियार, ये तो नाम से पता चल रहा है कहाँ के, राजस्थान के। तो ये भी सही है। तो यानी अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये शारदा के बारे में आपने पढ़ाया था या नहीं, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पेज में एक बार आप देख सकते हैं, शारदा सिंह कहाँ की है? यह बिहार की एक मैथिली लोक गायिका है। क्लियर? मैथिली के साथ भोजपुरी एवं महंगी गायिका भी है। ये 2018 में इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण। तो जिन बच्चों ने क्लास ली है तो उनको तो पता ही होगा इसके बारे में, और जिन्होंने नहीं ली है तो क्लास लेने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन होइएगा और वहां पे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब बच गया क्या? अब ये मतलब कि ये तो हम श्योर है कि ये तो सही है, ये भी सही है शारदा सिंह। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। और लंगा मांगनियार ये है ही राजस्थान से। अब बच गए तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब कि लालन शाह फकीर जो है उत्तर प्रदेश के लोक संगीत से संबंधित नहीं थे। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। 13वां इन्होंने पूछा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस रेफर टू
तो किसको रेफर करती है? प्रपोज लॉजिकल सजेशन। क्लियर है? इसके बाद अगला हमारा 14 क्वेश्चन। 14 में इन्होंने पूछा है कि त्रिविध गांधर्व के तत्व है। त्रिविध मतलब कि तीन विधियां किसकी? गांधर्वों के तत्व की। गांधर्व के जो तत्व थे यानी गांधर्व गान जो था उसके तीन विधियां जो थी वो कौन सी थी? गांधर्व गायन के जो तत्व है होते हैं उनकी तीन विधियां कौन कौन सी होती है? स्वर, ताल और पद। क्लियर? इसको ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। अगला हमारा 15 क्वेश्चन कि कोमल आवाज में गमक गायन को क्या कहते हैं? अब कोमल गायन में आवाज को हम क्या कहेंगे? नामित। नामित का मतलब क्या होता है कि जो मीड की तरह चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए, वो क्या कहलाएगा? नामित। क्लियर है? और जो प्लावित है ये आप लोगों ने पढ़ाई था मेरी क्लास में, और वैसे भी बच्चों ने मोस्टली लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि जो प्लावित है वो कितनी मात्रा काल में आंदोलित होता है? 3/4 भाग में। तो 3/4 मात्रा काल में आंदोलित होता है ये। क्लियर है? और मुद्रित क्या होता है कि जो मुंह बंद करके गमक ली गई जो प्रकार है गमक का प्रकार वो क्या कहलाता है? मुद्रित। और क्रूरला क्या होता है? आज के टाइम में क्रूरला को हम क्या बोलते हैं? घसीट। ये चीजें भी आप ध्यान रखना साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा 16। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि नाट्य शास्त्र में विभत्स और भयानक रस के विनियोग हेतु किस स्वर का उल्लेख किया गया है? अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमने जब रस वाला जो पॉइंट पढ़ा था, टॉपिक पढ़े थे हमने रस के जो क्लास ली थी जिन बच्चों ने, तो वहां पे मैंने एक पैटर्न समझाया था आप लोगों को। जैसे हमारे जो 7 स्वर थे सा रे गा मा पा धा और ये नी। क्लियर है? तो अब मैंने इनके कोड बताए थे कुछ आप लोगों को। जैसे सा रे का था क्या नाम है? 458। 458। तो कुछ ध्यान आ गया होगा आप लोगों को, है ना? गंधारव निषाद का था 3। क्लियर? और मध्यम और पंचम का 12 था। और देवत का क्या था? 67। तो अब वैसे हम बात करते हैं रसों की, तो रस कितने थे हमारे? 8। कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। तो इसका कोड भी 7-8 आ रहा है। ठीक है? और देवत का कितना आ रहा है? 7-8। सॉरी, 7-8 नहीं, 6-7। इसका 6 और 7 आ रहा है क्योंकि ये 6-7 पे है, इसलिए तो दैवत इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई हो तो आप अपने एक बार नोट्स उठा करके देखना, जो जो आपने रस के बारे में क्लास ली थी, लेक्चर लिया था, तो ये चीज समझ में आ जाएगी वहां पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 17। पंडित अनोखे लाल मिश्र जी जो थे इनके गुरु कौन थे? तो अनोखे लाल मिश्र के गुरु कौन थे? भैरव प्रसाद मिश्र जी। अगला है हमारा 18 क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आकार मात्रिक स्वर लिपि जो थी इस पद्धति में कर्ण स्वर के लिए क्या जो संकेत है वो है? तो कर्ण स्वर के लिए क्या होगा? ये वाला, यानी स्वर के ऊपर, यानी क्या नाम है, स्वर के आगे की तरफ ऊपर छोटा सा स्वर लिख देंगे कर्ण के लिए। क्लियर है? ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान हो। ये थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। जब हमारी क्लास हुई थी इसकी रविंद्र संगीत को लेकर के, तो ये मैंने एक आपको डायग्राम जो क्या बोलते हैं, एक इनकी सरावलियां मैंने दिखाई थी, ये किसी राग में इनकी बंदिश है। तो आप इसको ध्यान से देखना, जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे ये कण लगाया हुआ ना, ये कण लगाया हुआ, ये कण लगाया हुआ यहाँ पे, है ना? ऊपर देख लो ये कण लगाया हुआ। तो कण लगाने के लिए क्या करते हैं, ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो या मिस्टेक हो गई हो कहीं, तो आप अभी देख लेना इस चीज को। तो देखो कर्ण के लिए कितने आपको मैंने सैंपल दिखा दिए हैं। तो कर्ण स्वर के लिए क्या करते हैं ये लोग? अपने रविंद्र संगीत में जो आकार मात्रिक स्वर लिपि थी उनकी, अपने स्वर के आगे की तरफ ये निशान लगा देते हैं। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला है हमारा 19 क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है
आई थिंक लास्ट जो हमारे लेक्चर हुए थे, जो पेपर सोल्व करवाए थे, अगर वो क्लासेस आप लोगों ने ध्यान से देखी हो तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर ना आराम से ठीक कर सकते हैं। चलो देखते हैं। इसमें पूछा है कि कुडुमियामलाई शिलालेख जो है, इनका निम्नलिखित के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। किसके रूप में माना जा सकता है? पहला है एपिग्राफी, म्यूजिकोग्राफी, आइकोनोग्राफी और स्क्रिप्टोग्राफी। तो इसके आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है इसका आंसर क्या होगा इसका? थोड़ा सा इसको सोचे। जो मैं पिछले जो एक लेक्चर हुआ था हमारा, जो पेपर सोल्व करवाया था शायद 2020 वाला, उसमें भी इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, और वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो क्या क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? एपिग्राफी। इसको हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में किस तरह से? ई एपिग्राफी, EPI जी। अब कुछ बच्चों को ध्यान आया होगा ये देख करके। एक क्वेश्चन आया था हमारा, प्राइमरी डाटा हमें बताना था, ये कौन सा प्राइमरी डाटा का एग्जांपल होगा। तो पहले ऑप्शन पे हमारा था इंटरव्यू, और शायद तीसरे या चौथे ऑप्शन पे हमारे पास था ये एपिग्राफी। जिसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जो पूरा लेख है हमारे, या प्राचीन स्मृति चिन्ह है, उनके ऊपर जो अंकित किया हुआ लेख होता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? एपिग्राफी कहलाते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या शब्द आया है कि शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है कि शिला, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिला प्लस लेख। यानी जो शिलाएं जो होती थी, है ना, दीवारें, या जो आप पत्थर के जो बड़े बड़े विशाल जो टुकड़े मान लो या कुछ भी, तो उनके ऊपर जो लेख लिखे जाते थे खुदाई करके, उसको बोलते हैं क्या? शिलालेख। अब लेख लिखने को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां। 20वीं में उन्होंने पूछा है कि रस के संबंध में अनुभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप बिल्कुल किया जाता है। 3 प्रकार बताए थे: भाव, अनुभाव, निभाव, विभाव और अनुभाव। ये हमने देखे थे। भाव के स्थायी भाव देखे थे हमने, और संचारी भाव भी देखे थे, है ना, और इनके क्या नाम है, सकारात्मक, नकारात्मक, ये सब देखे थे हमने। और इसके 3 पॉइंट भी हमने देखे थे, 3 4 थे शायद। क्लियर है? तो अब ये बात हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। दूसरा तर्क इसमें क्या दिया कि अनुभाव अभिनय को वाचिक, अंगिक, सात्विक, ये 3 पॉइंट, वाचिक, अंगिक और सात्विक, ये हमने पढ़े थे, है ना। तो ये क्या करते हैं? अभिनयों के द्वारा अनुभूति योग्य बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि जो अभिनय करते हैं वो उसका वाचिक, वाचिक मतलब कि जो बोल करके कोई कार्य किया जाता है वो वाचिक, अंगिक मतलब कि जो अंग संचालन करके काम किया जाता है वो सात्विक, यानी बॉडी में ऐसे कोई कार्य जो अपने आप होते हैं वो सात्विक। इन अभिनय के द्वारा जो है अनुभूति योग्य बनाते हैं अभिनय को। तो ये बात भी सही है। क्लियर? और चौथा हमारा यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको? आहार्य, चौथा पॉइंट, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसके बाद हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट। तो 20 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 21वां। इसमें उन्होंने पूछा है कि जपताल के एक आवर्तन में को त्रिगुण में पढ़ंत करने से कितनी मात्राएं होंगी। तो देखते हैं आपको आंसर आ गया होगा। 1/3। लेकारी वाले में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि आप इसको सोल्व करके बताइए, और जिन जिन बच्चों ने क्लास देखी सभी ने आंसर भी इसका एकदम सही दिया। तो आप वो क्लास देख सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो। उसके बाद अगला है हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वें में उन्होंने पूछा है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइन आर्ट एंड मैकेनिकल आर्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो इसमें है ऑब्जेक्टिव, इमेजिनेशन और कंटेंट, ए, बी और सी। तो ये हमारा आ जाएगा 4। ये बेसिक इनका डिफरेंस इन्होंने पूछा है, तो ये तीनों आएंगे। उसके बाद अगला हमारा 23वां। इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी शोध की विशेषता नहीं है। अब शोध की विशेषता कौन सी नहीं होगी, तो देखते हैं। व्यवस्थित और तार्किक, बिल्कुल आपकी जो शोध है वो एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, तो ये तो होगी हमारी। शुद्ध और नए ज्ञान का संग्रह, ये भी बात सही है, होना चाहिए। जो भी रिसर्च होती है या शोध होता है उसमें नया ज्ञान का संग्रह तो होना ही चाहिए, तभी तो वो रिसर्च कहलाएगी।
और एक है सावधानी पूर्वक अभिलेख करना, बिल्कुल आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, शोध में सावधानी से पूरे काम करने पड़ते हैं। और तीसरा क्या रह गया हमारा, भावावेश और धारणा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये जो विशेषता है ये नहीं होगी, क्लियर है। तो यानी भावावेश का मतलब क्या होता है, भावावेश, इसका इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, भावावेश को मतलब कि इमोशन, आप इमोशन में होकर के कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे शोध का। और धारणा का मतलब कि एक बोल देते हैं कि आपने एक धारणा धर ली है मन में, है ना, यानी बिलीफ एक तरीके से बोल लेते हैं, बिलीफ। तो आपको कोई बिलीफ धर करके काम नहीं करना है, एक इंडिपेंडेंट होकर के या इमोशंस में रह करके नहीं करना पड़ता शोध का कार्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शोध की विशेषता में नहीं आएगा। इसके बाद अगला है 23 के बाद 24वां क्वेश्चन हमारा, इन्होंने पूछा है गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर के उच्च स्वर उत्पन्न करता है और राग की अनुरूपता से युक्त है, उसे कौन सी गमक कहेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मूर्छना गमक की, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी सभी के नाम है मूर्छनाओं के बारे में, तो नहीं सॉरी सभी गमकों के बारे में। तो जो मूर्छना गमक थी इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, यानी आरोह अवरोह इस प्रकार से करे जैसे जिससे राग स्पष्ट हो जाए, तो कौन सी गमक कहलाती है, मूर्छना गमक। और उसके बाद दूसरा है ढालू, ढालू गमक क्या थी हमारी, यानी एक स्वर को छोड़ते हुए क्या नाम गमक करना, जैसे सा एक छोड़ दिया, रे छोड़ के गा, मा छोड़ के पा, तो इस तरह की जो गमक थी वो कौन सी थी, ढालू। अब कंपिता क्या थी, ढालू हमारी ये हो गई। उसके बाद कंपित कंपिता कह लो या कंपित कह लो, इसमें तक यानी एक स्वर को कंपित करके गमक करना या गाना, वो कंपिता। और गुम्फिता ये कोई गमक थी नहीं, हमने कभी कोई गमक नहीं पढ़ी गुम्फिता नाम से, तो ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। तो अब क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है नहीं है, वो क्वेश्चन है गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है और राग की अनुरूपता से युक्त है। वैसे तो आंसर इसका मूर्छना वाला ज्यादा मोस्ट ऑफ प्रेफर लग रहा है मेरे को, लेकिन उन्होंने आंसर की में क्या माना, आंसर डालू को, क्लियर। इसको आप देख लेना, आप नोट कर लेना इसको। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 25, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे रागमाला चित्रों की विभिन्न शैलियों से जो राग हिंडोल जो था उसके चित्रण में अधिकतर किस देवता को चित्रित किया गया है। तो राग हिंडोल जो था वो किस देवता का था, कृष्ण जी का, कृष्ण भगवान का। उसके बाद अगला है हमारा ये जो 25 क्वेश्चन वाला जो पार्ट है हमारा वो हो गया है कंप्लीट। अब जो ये सेकंड पार्ट था हमारा, अब थर्ड पार्ट यहाँ पे शुरू हो गया है जिसमें 75 क्वेश्चन थे। तो इसके 25 क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में, बाकी के जो इसके 50 क्वेश्चन बचते हैं वो हम क्या करेंगे, अगली जो क्लास आएगी हमारी, अगला लेक्चर, उसमें देखेंगे। तो इतना टाइम नहीं रहेगा, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसी में करेंगे तो चलिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तान का जो प्रयोग है किस में होता है, तान का प्रयोग। अब सबसे पहले जब तान की बात आ जाती है तो तान जो है विलंबित आलाप में क्या तान का प्रयोग होता है, नहीं होता। मसीद खानी गत में बिल्कुल होता है जी, सितार की जो गत है मसीद खानी, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, विलंबित गत, क्लियर है। तो विलंबित गत जो है, जैसे वोकल वालों की जो विलंबित ख्याल होते हैं, वो लय होती है, उसमें क्या करते हैं वो आलाप वगैरह ले लेते हैं, है ना, उसमें फिर वो ताने भी ले लेते हैं, जैसे 2 गुण 4 गुण 8 गुण 16 गुण इस तरह से। तो लेकिन सितार में क्या होती है, इसमें मसीद खानी गत में आलाप नहीं ताने होती है। और रजा खानी गत इसमें भी होगी, बिल्कुल होगी। झाला, झाला एक अपनी अलग ही कैटेगरी है, इसमें तान का कोई मतलब नहीं है। हाँ, झाले के बीच में तान ले सकते हैं, झाला वैसे तान के अगर इस क्वेश्चन को देखें तो झाला नहीं आएगा, तो हमारा बी और सी हो जाएगा। और बी और सी किस में, हमारा बी और सी थर्ड के, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है कि ये मैच करवाने, ये तो इधर गुरुओं के नाम दे दिए और ये इधर इनके गुरुओं के शिष्यों के नाम दे दिए। अब देखते हैं कि इसमें कौन हो सकता है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बात मैंने कई बार आप लोगों को बताई है कि हमारे फैकल्टी से हमारे सर थे स्वर्गीय, जो लास्ट ईयर उनकी कोरोना में डेथ हो गई, पंडित प्रतीक चौधरी जी, ठीक है। तो उनके जो प्रतीक चौधरी जी थे
उनके पिताजी और या उनके गुरु कहें तो वो कौन थे? पंडित देबू चौधरी जी। अब उनके गुरु कौन थे देबू चौधरी जी के? आशिक अली खां। आशिक अली खां के कौन थे? नहीं सॉरी, देबू चौधरी जी और इनके पिताजी या गुरुजी कौन? देबू चौधरी। हाँ, पथिक चौधरी के देबू चौधरी हो गए और इनके कौन थे? मुश्ताक अली खां साहब। और मुश्ताक अली खां के गुरु कौन थे? आशिक अली खां साहब। और आशिक अली खां के कौन थे? बरकतुल्ला खां। तो आप सीधी सी बात है, जो आशिक अली खां है ये किस में मैच हो जाएगा हमारा? बरकतुल्ला खां में। क्लियर है? उसके बाद अब आंसर शायद यहीं से हमारा आ सकता है, देख लेते हैं एक बार। डी का फर्स्ट किस में है? डी का फर्स्ट इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें नहीं है, ये भी कट गया, इसमें नहीं, ये भी कट गया। तो आंसर आपका आ गया सीधा। एक ही चीज सोल्व करी और आपका आंसर आ गया। तो वैसे आप लोगों को ऐसे काम नहीं करने हैं, ये लास्ट ऑप्शन बचता आप लोगों के लिए। जब आपको नहीं आ रहा है तो जब आपको स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाना है तो आप ये ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ना पूरा प्रिपेयर होके जाना है। आपको मतलब कि जितने अगर मान लो ये 4 या 5 नाम दिए हुए हैं तो सभी के बारे में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, एक नाम कोई गलती से इधर उधर आ जाए तो अलग बात है। ऑलमोस्ट चीजें मैंने सब आपको कवर करवाई हैं। क्लियर है? तो अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं क्या नाम है, निसार हुसैन खान। तो ये निसार हुसैन खान जो थे, इनके क्या नाम, गुरु कौन थे? इनायत हुसैन। क्लियर है? और हीराबाई बड़ौदकर जो है, उनके गुरु कौन थे? हीराबाई बड़ौदकर के अब्दुल वहीद खान। और मल्लिकार्जुन मंसूर के गुरु कौन थे? मंजी का। ये दो दो भाई थे, मैंने बताया था, मंजी का और भुर्जी का, है ना, जयपुर घराने के। तो थोड़ा ध्यान आया होगा लास्ट क्लासेज जिन बच्चों ने ली हुई है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से किराना घराना के गायक है। अब किराना घराना के गायक कौन होगा? तो इसमें पंडित जसराज जी की बात करते हैं तो ये मेवाती घराने से आ गए, ये होगा नहीं। विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी किस घराने के आगे? ग्वालियर के। कई बार इनके बारे में चर्चा हो चुकी है हमारी, और काफी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा कि ये ग्वालियर घराने के हैं। ये भी नहीं होगा। अब फयाज खान जी जो है वो किस घराने के हैं? फयाज खान है किसके? आगरा घराने के। ये भी नहीं होगा। बच गया क्या हमारे पास? वहीद खां। तो किराना घराना के कौन आएंगे? वहीद खां। उसके बाद अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन। ग्रामीणी स्वर से तात्पर्य है। ग्राम का जो टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने स्पेशली इसके बारे में आपको एक नोट लिखवाया था। क्या था इसका मतलब? ग्राम का आधारभूत स्वर। इसके बाद अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वर देवगिरी बिलावल के हैं? अब देवगिरी बिलावल राग के क्या नाम है, जिन्होंने सीखा है तो वो देख करके बता देंगे। नहीं तो देवगिरी बिलावल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि ये कौन से ठाट में आएगा, वैसे तो बिलावल ठाट में आएगा। क्लियर है? और निषाद जो है इसमें क्या होगा? कोमल निषाद, थोड़ा अल्प प्रयोग होता है इसके अंदर। तो इस राग की खास बात यह है, एक बार देखते हैं। गम गरे गा रेसा नी धासा। तो ये नी धासा की जो है ना, नी धासा रेगा, हाँ, ये वाला जो पैटर्न जो आता है, ये वाले जो स्वर जो लगाव है, स्वरों का लगाव, ये देवगिरी बिलावल का ही पहचान है। तो हमारा एक ये हो जाएगा। और अगला है नहीं, इसमें तीव्र मध्यम लगा दिया। गामा गरेगा, नहीं ये नहीं होगा हमारा। अगला है हमारा गामा गरेगा रेसा धा पा हाँ, एक ये स्वर लगाव जो है रेसा धापा गा, ये धापा गा का है। ये भी देवगिरी बिलावल का ही अंग है। तो ये भी होगा। तो गा गा पा दानी दा पा मा गा, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ए और सी आ जाएगा। ए सी किसमें? हमारा फर्स्ट में। क्लियर है? तो उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन छठा। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे मतंग ने षडज ग्राम में माँ और नी को परस्पर संवादी नहीं माना। क्यों? ये जिन्होंने क्या नाम है,
जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी थी उनको, जैसे मैं टेस्ट सीरीज लेता रहता था उन लोगों से, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट सीरीज में भी आया होगा और देखते ही आप पहचान गए होंगे क्यों, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्यों उन्होंने वादी समाधि नहीं माना मारनी को। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ। वैसे तो माँ और नी में 8 श्रुति का अंतर है, या माँ और नी में 10 श्रुति का अंतर है। कि एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में करा दूं ये 22 श्रुतियां मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मतंग की जब बात चल रही तो ये प्राचीन समय की बात है, तो प्राचीन का मतलब क्या हो गया, स्वर जो है अपना अंतिम श्रुति के ऊपर आ जाएगा। सा की 4 श्रुतियां हो गई, 1 2 3, यहाँ पे ऋषभ आ गया हमारा, गंधार आ गया, मध्यम आ गया, पंचम आ गया, यहाँ देवत आ गया, और यहाँ निषाद आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे मध्यम की बात चल रही है और निषाद की बात चल रही है, तो अब इनका अंतर कितना हो जाता है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 श्रुति का अंतर है। तो इन्होंने समाधि नहीं माना कि माँ और नी में 8 श्रुति का अंतर है, नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन आएगा ही नहीं। 1 ग्राम में 3 से अधिक समाध मान्य नहीं है, नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगी। माँ और नी में 10 श्रुति का अंतर है, नहीं, 9 श्रुति का अंतर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब क्या आंसर बच गया हमारा, थर्ड। क्लियर है। अब ये 3 समाध क्यों नहीं बन सकते, मान लो कि एक ग्राम है, उस ग्राम में हमने एक समाध बना दिया सा मा का, दूसरा सा पा का, तीसरा हम बना सकते हैं रे पा का, रे पा, चौथा हम रे धा, दूसरा है अगला गा नी, ना कितने समाध बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि सिर्फ एक ग्राम में 3 से अधिक समाध मान्य नहीं, समाध मान्य नहीं है, हो सकते हैं, है ना। वैसे वो समाध मान्य की अगर आप बात करते हैं कि एक सप्तक में कितने, एक सप्तक की अगर बात करते हैं तो वैसे तो हिंदुस्तानी संगीत में 2 ही समाध मान्य है। क्लियर है। और पाश्चात्य संगीत में 3, और हिंदुस्तानी में 2 कौन कौन से हैं, सा और मा, और सा और पा का। और पाश्चात्य संगीत में इन दोनों के साथ में एक और जुड़ जाता है, कौन सा, सा और सा का। क्लियर है। तो बेसिक अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 ही समाध मान्य है, लेकिन यहाँ पे अगर जब बात आ जाती है कि 1 ग्राम में 3 से अधिक समाध मान्य नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे, सामा का बन गया, सापा का बन गया, है ना। ऐसे करके और भी बन सकते हैं जो सामा सापा के आधार के लेकर के करें तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, माँ चतुश्रुति के, क्योंकि माँ की जो है कितनी श्रुतियां हैं मध्यम की, 1 2 3 4, है ना। तो मध्यम की कितनी श्रुति आ जाएंगी, 4। तो मध्यम जो है वो तो चतुश्रुति को हो जाएगा, और निषाद जो है वो निषाद की कितनी श्रुतियां हैं, 2, तो इसकी द्विश्रुति, तो इसलिए जो है ये समाध नहीं माने गए। क्लियर है। अब सा और माँ समाध माना जाएगा, क्यों, क्योंकि सा की भी कितनी श्रुतियां हैं, 4, और मध्यम की भी कितनी है, 4, और दूसरा समाध माना जाएगा सा और पा का, तो पा की भी कितनी है श्रुतियां, 4, और षडज की भी 4। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 7वां, इन्होंने बोला है कि संगीत रत्नाकर में अभ्युचर अलंकार क्या है। तो अभ्युचर अलंकार संगीत रत्नाकर में क्या दिया हुआ था कि एक एक स्वर छोड़ते हुए आरोह करना, वो कौन सा अलंकार था, अभ्युचर अलंकार। संगीत रत्नाकर में दी हुई है ये चीज, जिन बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप नोट डाउन कर लेना। 7वें के बाद अगला है 8वां। 8वें इन्होंने पूछा है कि चतुरंग में प्रयुक्त 4 प्रकारों को सही क्रम से चुनिए। चतुरंग जब हमने पढ़ा था, ये सब चीजें करवाई थी। चतुरंग में क्या हो सकता है हमारा, ये होगा, पहला तो हमारा आ जाएगा ख्याल के बोल, दूसरा हमारा तराना, तीसरे हमारे आ जाएंगे सरगम, और चौथा हमारे पटाक्षर। पटाक्षर मतलब कि मृदंग और तबले के या पखावज के बोल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पटाक्षर बोलते हैं। क्लियर है। यानी पहले में ख्याल के शब्द आ गए, और फिर तराना, फिर सरगम, और फिर पटाक्षर यानी पखावज तबले के बोल। क्लियर है। अगला हमारा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि राग बिलावल के सुरों में कोमल रे धा तथा तीव्र मा
के प्रयोग से किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? तो राग बिलावल की जब हम बात करते हैं तो इसमें शुद्ध स्वर हो गए, और इसमें हम लगा देते हैं कोमल रे और मा तीव्र और कोमल धा। तो ये किस थाट की पहचान बन जाती है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? देवगिरी बिलावल हमारा बिलावल ठाट से है, ये भी बिलावल ठाट से है। यमनी कल्याण बिलावल से आ गया, और देवगिरी बिलावल भी बिलावल से आ गया। पूरिया कल्याण जो है वो ये मारवा से आ जाएगा। मारवा की पहचान क्या होती है? रे कोमल और माँ तीव्र। अब बच गया पूरा धनाश्री। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9 का। इसके बाद अगला है हमारा, बहादुर शाह जफर ने किस उपनाम से ख्याल जो है उनकी ख्यालों की रचना की है? यानी बहादुर शाह जफर जो है उसका उपनाम यहाँ पे पूछा है। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में करवा दिए थे, उपनाम लिखवाए थे। तो इसमें इन्होंने जो बहादुर शाह जफर है उनका उपनाम क्या था? शोखरंग। अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन। इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राग आसावरी थाट का नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है की बात आ गई है, तो इन्होंने क्या बोल दिया है कि नहीं है। तो इसमें हमारा ये भी आसावरी से आ जाएगा, ये भी आसावरी से आ जाएगा, ये भी आसावरी से आ जाएगा, और ये भैरवी से आएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मालकोस सेकंड। 11 के बाद अगला है हमारा 12वां। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि अच्छा मैच करवाना है अपने को कि कौन सा कलाकार किस संगीत कला से संबंधित था। तो सबसे पहले जब मैं बात करूं कि बाबा दीक्षित के बारे में, मेरे को पता है ये क्या गाते थे? ख्याल गाते थे। क्लियर? और जो सलामत अली है, ये कौन सी अंकी ठुमरी गाते थे? सलामत अली पंजाब अंकी ठुमरी, और मौजुद्दीन ये पूरब अंकी ठुमरी, और ध्रुपद जो है वो चिंतामणि मिश्र जी ध्रुपद गाते थे। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को 10th नीट की जो क्लासेस हुई थी उसमें कंप्लीट ये पढ़ाया हुआ है। तो उसके बाद अगला हमारा 13वां। इसमें उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से ये जो है लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है, ये किस लय को दर्शाता है? अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मात्राएं टोटल कितनी दी है। 1 2 3 4, 4 मात्राएं, यानी बटे में हम 4 कर लेते हैं। और एक मात्रा में कितने बोल हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि एक मात्रा में कितने बोल हो गए? 5 बोल। तो 5/4 किसका है? आड़ क्वाड का। क्लियर है? तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन हमारा 14। इन्होंने पूछा है कि बताओ कि ये बुक है, इधर बुक के नाम दे दिए और ये उनके रचनाकार है, उनके नाम दे दिए। तो कौन सी बुक लिखी है, किसने लिखी है? तो श्री मल्लक्षर संगीतम कितनी बार बताया है, ये किसने लिखी है? भातखंडे जी ने। मेरे ख्याल से बस इतना देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी और हम देख लेते हैं। राग विज्ञान किसने लिखी है? नहीं, थोड़ी गलत जा रही थी लाइन, नीचे की तरफ लेता हूं मैं। किसने लिखी है? वी आर पटवर्धन। ठीक है, विनायक राव पटवर्धन ने। और ये किसके शिष्य थे विनायक राव पटवर्धन? प्लुस्कर के। और प्लुस्कर के शिष्य और कौन थे? ओमकानाथ ठाकुर। और इन्होंने कौन सी लिखी है? संगीतांजलि। क्लियर? और वी डी प्लुस्कर, विष्णु दिगंबर प्लुस्कर, इन्होंने कौन सी लिखी है? संगीत तत्व दर्शक। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम सी का 4 में मैच करवा के देखते हैं तो सी का 4 किस में है? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? वैसे तो एक के नाम से ही हमारा आंसर आ गया है। बाकी उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक सेकंड, अगले क्वेश्चन में पूछा इन्होंने चतुरंग के दूसरे भाग में क्या है। अभी जस्ट हम चतुरंग के बारे में पढ़ के आए हैं। तो पहला हमारा क्या था? ख्याल के बोल। दूसरे में क्या था? तराना।
है ना। और क्या नाम है, चौथा तीसरा था हमारा सरगम, और चौथा था हमारा पटाक्षर। ये चीज अभी जस्ट हम पढ़े हैं, पहले क्वेश्चन आया था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तराना। 15 के बाद अगला क्वेश्चन 16। इसमें उन्होंने बोला है कि विष्णु दिगंबर पद्धति जो थी उसमें 1/4 मात्रा जो थी उसके लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। 1/4 के लिए मैंने क्या चिन्ह आपको लिखवाया था, ये, यानी ऐसे, है ना। और 1/8 मात्रा की पूछ लेते तो ये वाला निशान। क्लियर है। 16 के बाद अगला 17 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला इन्होंने कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार लगाइए। तो गुरु शिष्य परंपरा में दिलीप चंद्र बेदी, रतन खा नहीं, भास्कर बुआ, भास्कर बुआ का नथन का नहीं, ये तो गुरु हो जाएगा, उल्टा चल रहा है, ये भी नहीं होगा। नथन का, ठीक है, भास्कर बुआ बकले, दिलीप चंद्र बेदी, अमर गौतम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है। तो ये क्या थे, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सीरीज यहाँ पे लगाई हुई है। 17 के बाद अगला है हमारा 18 क्वेश्चन, 18वां। इन्होंने बोला कि निम्नलिखित रागों को समयानुसार सही क्रम में चुनिए। समय अनुसार मतलब कि समय के हिसाब से, यानी जो सुबह गाया जाता होगा, उसके बाद फिर दोपहर, फिर शाम को, फिर रात को, ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भटियार जो है वो किस टाइम पीरियड में गाया जाता है। हाँ, भटियार गाया जाता है, हाँ, हमारा जो अर्ली मॉर्निंग है, या हम कह सकते हैं कि भटियार हमारा है रात्रि का जो लास्ट पैर होता है, चौथा, यानी जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना। यानी उस समय पे गाया जाता है इसको, यानी है हमारा सुबह 4 से 7 बजे का टाइम पीरियड। उसके बाद जौनपुरी किस टाइम पे गाया जाता है। जौनपुरी है दिन का हमारा, दिन का कौन सा, दूसरे भाग में। और शुद्ध सारंग की जब हम बात करते हैं, तो शुद्ध सारंग हमारा किस टाइम गाया जाता है। ये सारंग अंग का है, तो ये शुद्ध सारंग हमारा दोपहर में। और लास्ट में मुल्तानी बच गया। तो मुल्तानी हमारा किस टाइम पे गाया जाता है, रात्रि का तीसरे पैर में। तो यानी ये सुबह का हो गया बटियार, ठीक है। फिर तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्लियर है। तो 18 का हमारे क्या हो गया, पहला। अगला क्वेश्चन 19वां। मैंने पूछा कि अमीर खुसरो जो थे किस युग में थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो किस में थे ये, खिलजी काल में। देखा होगा खिलजी ने आक्रमण किया था पद्मावती के ऊपर। एक पद्मावत मूवी भी आई थी, काफी बच्चों ने या स्टूडेंटों ने देखी होगी वो मूवी। तो खिलजी काल का जो टाइम पीरियड था उसमें कौन संगीतकार था, अमीर खुसरो। क्लियर है। इन्होंने खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक किया था रानी पद्मावती को हड़पने के लिए। अगला है 19 के बाद 20वां। 20वें में उन्होंने पूछा है कि भरत मत के रागों का सही क्रम से चुनिए। अगर आप लोगों ने भरत मत पढ़ा होगा तो सबसे पहले हमारा था कौन सा, शिव मत, उसके बाद फिर कृष्ण मत, ठीक है, कृष्ण मत। तीसरा हमारा भरत मत हो गया। चौथा और कौन सा था, हनुमत। यानी शिव मत, कृष्ण मत, हनुमत मत और भरत मत। तो शिव मत और कृष्ण मत के जो है राग वो सेम थे, और हनुमत और भरत के सेम थे। तो इसके कौन से आ जाएंगे, भरत के भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, श्री, अब बसंत ये नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है। भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, श्री, मेघ। तो ये भरत मत के और हनुमत मत के सेम है। क्लियर। उसके बाद अगला है हमारा 20 के बाद 21वां। जाला निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब जाले का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो जाले का जो प्रयोग है आलाप के अंत में, बिल्कुल। जब हम सितार बजाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज होती है उसमें, आलाप। उसके बाद क्या होता है, आलाप के बाद जोड़ आलाप। और जोड़ आलाप के बाद क्या होता है, जोड़
जाला। क्लियर। और जोड़ जाला जब खत्म हो जाता है, इतना जो पार्ट है ये बिना ताल के चलता है, और जोड़ जाला जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर हमारी बंदी शुरू होती है, कौन सी? मशीद खानी, जिसको हम बोलते हैं विलंबित लय जो बोलते हैं वो शुरू हो जाती है, इसमें ताल शुरू होती है। क्लियर। तो जोड़ जाला तो आलाप के अंत में बिल्कुल आलाप जी चल रहा है पूरा ही, है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक जोड़ जाला अंत में होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मशीद खानी गत में नहीं, मशीद खानी गत में तो कोई जाले का रोल दोल नहीं है। रजा खानी गत की शुरुआत में कोई रोल दोल नहीं है। रजा खानी के एंड में, बिल्कुल एंड में जरूर बचता है। तो हमारा ए और डी आ जाएगा, ये किस में है? थर्ड में। 21 के बाद अगला हमारा 22वां। इन्होंने बोला है 22वें में कि किस राग के आरोह में कोमल निषाद जो है वो चढ़ा हुआ लगता है, तो किस में लगेगा? अडाना में। और उतरा हुआ जो गंधार है ना, या चढ़ा हुआ जो गंधार होता है वो किस में लगता है? दरबारी में, ये चीज ध्यान रखना। और निषाद की जब बात करते हैं तो चढ़ा हुआ वो किस में? अडाना में। अगला है 22 के बाद 23वां। सॉरी, 23 में उन्होंने बोला है कि नाट्य शास्त्र में साधारण से क्या तात्पर्य है। तो नाट्य शास्त्र यानी भरत ने जो स्वर बताए थे, तो स्वर क्या थे? शुद्ध स्वर थे, जैसे कि सा, है ना, आज के टाइम के हिसाब से मैं बताऊं ये कंपेयर करके, है ना, कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा। तो जो शुद्ध स्वर है इसका जो विकृत रूप आ जाता है कौन सा? कोमल रे, कोमल गा, यानी जो 5 विकृत जो स्वर थे, उन विकृत स्वरों के बारे में यहाँ पे बात बताया है कि जो मूल अवस्था से विचलित अवस्था का स्वर, तो ये जो मूल अवस्था हो गई, और इससे विचलित स्वर यानी कोमल या तीव्र जो हो जाते हैं, उन स्वरों को क्या बताया है इन्होंने? साधारण बोला है। अगर ये चीज लाइन नोट नहीं की है नोट्स में तो आप ऐड कर लेना इसको। इसके बाद अगला हमारा 24 क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे बोला है ये तो विश्व दिगंबर पुरस्कार पद्धति की दे दी इधर, और ये दे दी भातखंडे जी की। तो अब इनको मैच करवाना है, तो मैच करवाएं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने क्लास में आप लोगों को ये सब कंप्लीट करवाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम नीचे मंदर सप्तक के स्वर लिखते हैं तो वो विष्णु दिगंबर पुरस्कार पत्ती में किस तरह से लिखेंगे? तो तार का निशान लगा देते हैं, तार सप्तक की तरह लिख देते हैं। क्लियर। उसके बाद में जब हम तार के जो स्वर लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? ऐसे तीव्र के निशान लगा देते हैं, ये भी मैंने समझाया था आपको। और हम अगर हम कोमल स्वर लिखते हैं तो कोमल स्वर के लिए क्या क्या करते हैं? नीचे हलंत का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे यूजीसी नेट वालों ने ये ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं, या तो बाई मिस्टेक प्रिंटिंग की जो मिस्टेक थी यहाँ पे आया नहीं, तो यहाँ पे ये ताल का सैंपल दे दिया। तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए था कि हमारे सम के लिए क्रॉस और खाली के लिए 0। तो ये लोग क्या करते हैं? सम के लिए 1 लिखेंगे और खाली के लिए प्लस का निशान लगा देते हैं, ये इसमें आ जाएगा। क्लियर। तो ये आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा? ए का 4 में, ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन 25 में उन्होंने बोला है राग मुल्तानी के आवरों में कोमल धा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जब हम बात करते हैं कोमल धा की, तो वैसे मुल्तानी जो राग है उसका आरोह है, उसमें क्या होता है? उसके आरोह में ऋषभ और धैवत जो है वो वर्जित हो जाता है, यानी उसका प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए इसकी जाति जो है ओडव संपूर्ण होती है, यानी उसके अवरोह आरोह में तो दैवत वर्जित हो जाते हैं। यहाँ दैवत की बात हुई ना, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ ये बात कि दैवत आरोह में तो वर्जित हो गया, लेकिन अवरोह में आएंगे तो दैवत लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लग के चले जाएंगे, यानी इसके ऊपर ज्यादा छेड़ेंगे नहीं ईश्वर को जब राग मुल्तानी की जब बात आती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अनाभ्यास मुल्लक, यानी अनाभ्यास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, तो अनाभ्यास ही होना चाहिए।
दूसरा अभ्यास, नहीं ये नहीं हो सकता। लंघन मूलक यानी लांग के जाना, लांग के भी नहीं जा रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। और अलंघन यानी लंघन नहीं करके जा रहे, हाँ ये हो सकता है एक तरीके से। लंघन नहीं करके जा रहे यानी उसको लांग के नहीं जा रहे, उसको टच करके जा रहे हैं उस स्वर को, तो हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन आंसर क्या है इसका? अनाभ्यास मूलक और अल्पत्व। क्लियर है? अल्पत्व और अनाभ्यास, या अल्पत्व अनाभ्यास, अल्पत्व ये आंसर हो जाएगा। अल्पत्व मतलब कि अल्प प्रयोग, ये नहीं होगा हमारा। अल्प प्रयोग होगा कोमल धा का अवरोह में, और अनाभ्यास उसका अनाभ्यास नहीं होगा। क्लियर? तो उसके बाद चलते हैं अपने ये, चलो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारा जो म्यूजिक का सेकंड पार्ट था उसके 25 क्वेश्चन, और जो थर्ड पार्ट था उसके 25 क्वेश्चन। टोटल आज इस क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इसके बाद 26 से लेकर के और 75 तक का जो क्वेश्चन बच गए, वो 50 क्वेश्चन वो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों को एक बार ये अपडेट दे देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने एनवीएस, यूपीटी, जीटी और क्या नाम है आरपीएससी, इनके अगर क्लासेज काफ़ी बच्चे जैसे ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारा बैच भी स्टार्ट है काफ़ी टाइम से, लगभग 1 हफ्ता हो चुका। तो अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है और अगर आप करना चाहते हैं तो कृपया करके जल्दी करिए, लेट ना करें, उसमें फिर आप लोगों का ही नुकसान होगा। और कांटेक्ट अगर हमसे करना है तो मेरे चैनल के अबाउट में जाकर के भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सअप का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।